तो क्या चीज पढ़ाना है तुम लोगों को अभी? बायोलॉजी। क्या पढ़ाना है? बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान का लगभग 10 क्वेश्चन करा रहे। ठीक है, 10 क्वेश्चन। परीक्षा में तुमको 8 गो क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से कितना बनाना है? 4 गो। ठीक है, आज पढ़ा रहे 2 मार्क्स का। ठीक है, फिर अगला दिन इसको ऑब्जेक्टिव तीनों का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव कराना है। पहले इसका सब्जेक्टिव करा देते हैं। ठीक है, फिर दीर्घ भी कराएंगे। ठीक है, तो 8 गो में से कितना बनाना है? 4 गो। हर क्वेश्चन कितना आएगा? 2 नंबर का, मतलब 8 नंबर का पूछेगा लघु उत्तर ये प्रश्न। ठीक है, वही पढ़ा रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसका, समझ लो, पहला क्वेश्चन इसका, परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, उदाहरण दे। तो परजीवी, पहले परजीवी पूछेगा जाए तुमको परीक्षा में, परजीवी क्या है? तो परजीवी क्या होता है? वह जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी। इसमें पूछ रहा क्वेश्चन में वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको कभी नहीं पूछा। ठीक है, परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? परजीवी 2 प्रकार के होता है। एक होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंत परजीवी। बाह्य परजीवी माने क्या होता है? बाह्य परजीवी का अर्थ क्या होता है? कि वह जीव जो शरीर के बाहर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, शरीर के बाहर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? उदाहरण में क्या देगा? जू, खटमल। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? बाह्य। जू खटमल हो जाएगा, जोंक हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, ये सब हो जाएगा बाह्य परजीवी। तब परजीवी बदला है, तो सीधे पूछेगा परजीवी क्या है? परजीवी का अर्थ होता है वह जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। अब इसमें पूछ रहा परीक्षा में परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और अंत परजीवी। तो बाह्य परजीवी में हो जाएगा तो वे जीव जो शरीर के बाहर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, बदलाए थे जू, खटमल, मच्छर। देखो दूसरा में होता अंत परजीवी। तो अंत परजीवी माने क्या होता है? जो जीव शरीर के अंदर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, अंदर रहकर भोजन प्राप्त। जैसे में क्या हो जाएगा? मलेरिया, जो बुखार होता है, तो मलेरिया का जीवाणु होता है, तो मलेरिया हो जाएगा तुमको। उसके बाद तुमको टेपवर्म हो जाएगा। ठीक है, एस्केरियस हो जाएगा। ठीक है, एस्केरिस होता है, वो भी होता है जो शरीर के अंदर रहकर भोजन प्राप्त करता है। समझ गया ना क्वेश्चन? परजीवी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, देखो स्वयं पोषी किसे कहते हैं? ठीक है, देखो स्वयं पोषी होता है और विषम पोषी होता है। ठीक ना? तो स्वयं पोषी का क्या अर्थ होता है? स्वयं पोषी कौन होता है? तो स्वयं पोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं। जैसे पौधा जो होता है, पौधा, पेड़ पौधा, स्वयं पोषी होता है, वो अपना भोजन खुद में निर्माण करता है। हम लोग क्या है? हम लोग विषम पोषी है, हम लोग अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो स्वयं पोषी कौन होता है? समझ लो, स्वयं पोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं। जैसे पेड़ पौधा है ना, पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की मदद से भोजन बनाते हैं। ऐसे पूछेगा परीक्षा में प्रकाश संश्लेषण क्या है? हालांकि 10 क्वेश्चन है, लेकिन हम तुमको ऐसे तो 20-25 क्वेश्चन करा देंगे एक साथ में, क्योंकि देखो स्वयं पोषी हो गया, फिर एक और बतलाते विषम पोषी क्या है? तो वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हुआ जीव जंतु हुआ, चाहे इंसान हुआ, मानव हुआ, सब क्या है? विषम पोषी। तो पेड़ पौधा ही होता है ना, वो स्वयं पोषी होता है, अपना भोजन खुद निर्माण करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की मदद से। अगर परीक्षा में पूछेगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधा अपना भोजन खुद बनाते हैं। सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से खनिज लवण लेकर अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं उसको? स्वयं पोषी। समझ गया स्वयं पोषी किसे कहते हैं? देखो तीसरा क्वेश्चन कर रहा, संवेदी अंग किसे कहते हैं? विभिन्न संवेदी अंगों का उल्लेख करें। तो संवेदी अंग माने क्या होता है? संवेदी अंग का क्या अर्थ है? कैसे आंसर लिखना? संवेदी अंग का अर्थ है कि वैसा प्राणियों शरीर में मौजूद ऐसा अंग जो बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करता है। ठीक है, तब प्रत्येक प्राणी शरीर में होता है संवेदी अंग जो बाहरी उद्दीपन से प्रभावित होता है, उसको ग्रहण करता है। ठीक है, जैसे वो पहला में देखो, पहला में प्रकाश ग्राही क्या होता है? प्रकाश ग्राही। तब प्रकाश ग्राही क्या करता है? प्रकाश को ग्रहण करता है। क्या चीज करता है? प्रकाश को ग्रहण। ठीक है, दूसरा में ध्वनि ग्राही। ध्वनि ग्राही मतलब क्या? ध्वनि को ग्रहण करता है, कान से ध्वनि सुनता है ना, तो ध्वनि को ग्रहण करता है, तब बाहरी उद्दीपन ग्रहण कर रहा है। तीसरा में है घ्राण ग्राही। ठीक है, किसी प्रकार को गंध, जैसे गंध होता है, तो गंध तुम होता है ना कि आता है, गंध आता है, गंध नाक से फिर सुनता है तो होता है कहते क्या कर रहा है इसमें? घ्राण ग्राही, मतलब किसी भी गंध को ठीक है ग्रहण करता है। ठीक है,
एक है स्पर्शग्राही। स्पर्शग्राही माने क्या होता है कि स्पर्श को पता लगाता है, स्पर्श को, जैसे किसी वस्तु को तुम छू के उसको महसूस कर सकता है, ठीक है। फिर करा स्वादग्राही, जब तुम खाता है कोई चीज का स्वाद लेता है ना जीभ से, जीभा से, तो स्वाद तुम पता लेता है कि कैसा, जैसे मीठा है कि खट्टा है कि तीखा है, तो क्या होता है स्वाद ग्राही, समझ गया। तो पहला में था प्रकाश ग्राही जो प्रकाश को ग्रहण करता है, दूसरा में था ध्वनि ग्राही जो ध्वनि को ग्रहण करता है, तीसरा में था घ्राण ग्राही जो किसी प्रकार गंध को पता लगाता है, ठीक है। चौथा में स्पर्श ग्राही जो स्पर्श को पता लगाने वाली कोशिका है, सब कोशिका होता है, ठीक ना, जो सेल होता है। और स्वाद ग्राही जो स्वाद ग्रहण करने वाली कोशिकाएं होता है। तो जीभ में भी कोशिका होता है, कान में भी कोशिका होता है, नाक में भी कोशिका होता है, सबका अलग अलग उद्दीपनों क्या करता है, उसको कैप्चर करता है, मतलब क्या करता है, उसको ग्रहण करता है। लिखा जाएगा नहीं, देखो इसका चौथा क्वेश्चन कर रहा है प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया का क्या होता है, वैसी क्रिया जो, ठीक है, जो मस्तिष्क के इच्छा के बिना होता है, जिस पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि खांसना छींकना, तो प्रतिवर्ती क्रिया। तुमको ऐसे ही पूछ सकता है सिंपल में कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। तो प्रतिवर्ती क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जो मस्तिष्क की इच्छा के बिना होती है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे खांसना छींकना, ठीक है। और टहलना क्या होता है, टहलना की इच्छिक क्रिया होता है जो हम सोच विचार कर करते हैं कि हमको टहलना है तो टहलना है, तुम सोचिए कि ना करता है, अब विचार करता है कि हाँ अभी टहलना है, दौड़ना है, ठीक है। तो टहलना की एक अच्छी क्रिया है और प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया, समझ गया। तो इसको हम मस्तिष्क, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, नहीं इस पर हमको नियंत्रण होता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है जो मेरज्जु को जो तंत्रिका द्वारा कराई जाती है, ठीक है। मतलब हम सोच रहे हैं हम खांसेंगे छींकेंगे तो हमारा मतलब पता तो चल जाता है मस्तिष्क को, लेकिन होने वाला तो नहीं, ठीक है, एकाएक होता है, कोई नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। लेकिन टहलना की अच्छी क्रिया होता है, समझ गया ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या करा है, इसको उभयलिंगी जीव से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये तुमको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि उभयलिंगी जीव के उदाहरण है, तो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में केचुआ, जो जोंक नहीं होता केचुआ, जो चीरा कहते हैं, उभयलिंगी जीव होता है। तो उभयलिंगी जीव में क्या होता है कि नर और मादा ना एक ही जीव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, नर और मादा दोनों का गुण एक ही जीव में रहेगा। तो जो जोंक होता है ना वो जन्म थोड़ी लेता, वो टूटता है, ठीक है। दोनों जो नर और मादा, जो स्त्री और पुरुष दोनों का गुण एक ही जीव में होता है, उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी जीव, समझ गया। जोंक हुआ केचुआ हुआ इस सब में ना दोनों का गुण होता है। इसका आंसर लिखना, उभयलिंगी जीव का अर्थ है कि वे जीव जिसमें नर और मादा एक ही जीव द्वारा पैदा की जाती है, ठीक है, जैसे जोंक केचुआ हो गया है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसका क्या करा है, लिंग गुण सूत्र का। देखो जितना क्वेश्चन बतना है, परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, स्वयंपोषी, संवेदी अंग, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है, या उभयलिंगी जीव से आप क्या समझते हैं, ठीक है, सब भी है क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन लिंग गुण सूत्र तो हमेशा पूछता है, क्वेश्चन पूछ ले कि ना कभी नहीं पूछ ले, ठीक है। देखो लिंग गुण सूत्र का क्या अर्थ होता है कि मनुष्य में न कुल 23 जोड़े गुण सूत्र होता है, कितना होता है 23 जोड़े, और जो 23वां जोड़ा अंतिमा होता है ना, अंतिम जो जोड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग गुण सूत्र, ठीक है। इसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। जो मनुष्य में कुल कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुण सूत्र होता है, और अंतिमा जोड़ा जो होता है 23वां होता है, क्या होता है, लिंग गुण सूत्र, लिंग गुण सूत्र, ठीक है। इसी के दौरान नर और मतलब नर और मादा का जन्म होता है, ठीक है, लड़का या लड़की के, ठीक है। क्योंकि महिला में ना एक सेक्स होता है, क्या होता है, एक सेक्स, पुरुष में होता है एक्स वाई, ठीक है। तो जो लड़का लड़की को उत्पन्न होता है कैसे, अगर देखो लड़का उत्पन्न करने का जो होता है ना, वो नर में ही होता है, ठीक है। जैसे कि लड़की का एक्स लड़का के एक्स मिलेगा तो लड़की का जन्म होगा, ठीक है, और लड़की का एक्स लड़का को वाई मिलेगा तो कथी का जन्म होगा, लड़का के, समझ गया ना। तो मनुष्य लड़की में होता है एक सेक्स, तो ऑब्जेक्टिव में आता है, लड़का में क्या रहता है एक्स वाई, ठीक है। तो इसी से तुमको जो 23वां जो जोड़ा होता है यही लिंग सूत्र कहलाता है, ठीक है। इसी के द्वारा नर और मादा का जन्म होता है, समझ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा है, क्वेश्चन में एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा एक एक उदाहरण के साथ समझा है, ठीक है। तो एक लिंगी जीव कौन होता है कि वे जीव जिनमें नर और मादा अलग अलग रूप में उपस्थित हो, अलग अलग विद्यमान हो, ठीक है। तो क्या जाएगा, मनुष्य में नर और मादा अलग अलग ना होता है। तो एक लिंगी समझ लो, एक लिंगी माने होता है कि वे जीव जिसमें नर और मादा अलग अलग रूप में हो, ठीक है, जैसे मनुष्य,
और द्विलिंगी, देखो उभयलिंगी जो पढ़ाया था केचुआ वाला, एक ही जीव में नर और मादा, वही होता है द्विलिंगी, ठीक है। द्विलिंगी का लिखना है वे जीव जिनमें नर और मादा एक ही जीव में उपस्थित हो, एक ही जीव में उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे, द्विलिंगी। जैसे केचुआ, जोक, ठीक है, तो एक ही जीव में नर होता है। और मनुष्य में क्या होता है, नर अलग होता है, मादा अलग होता है। तो एक लिंगी में मनुष्य हो गया, द्विलिंगी में जोक, केचुआ, समझ गया। देखो यहाँ 8वां क्वेश्चन कर रहा है जीन की परिभाषा लिखिए। तो जीन की परिभाषा क्या, जीन का क्या अर्थ होता है, तो जीन समझ लो, जीन होता है कि जब किसी पिता का गुण जो होता है ना, उसके मतलब पैतृक जो गुण होता है उसके संतानों में ना प्रवाहित होता, मतलब उसके पिता से किस में जाता है, उसके संतान में, ठीक है। यह डीएनए का एक खंड होता है, यह डीएनए का कथी होता है, एक भाग होता है, ठीक है। जैसे जिस जब तुम्हारे पिताजी में जो जीन होगा वो तुम में भी होगा, ठीक है। तो जीन, जो जीन और डीएनए का एक भाग है, जैसे डीएनए नहीं होता डीऑक्सीराइबो एसिड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो डीएनए का एक भाग होता है। तो पैतृक गुणों से ना उसके संतानों में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, ठीक ना, ठीक है। तो ये अंतिम अनुवांशिकता की वो अंतिम इकाई है जो पैतृक गुण से उसके पुत्रों में, ठीक है, स्थानांतरित होता है, समझ गया। देखो 9वां क्वेश्चन कह रहा है समजात अंग और समवृद्धि अंग में अंतर स्पष्ट करे। देखो ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन, इसमें ना अलग अलग पूछ सकता है परीक्षा में, पूछेगा सीधे समजात अंग क्या है या समवृद्धि अंग, अलग भी पूछ सकता है, वो अंतर भी पूछ सकता है, और दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का दो क्वेश्चन भी बना सकता है, ठीक है। सीधे पूछ देगा समजात अंग क्या है या समवृद्धि अंग क्या है, चाहे सही पूछ सकता है समजात अंग और समवृद्धि अंग में अंतर स्पष्ट करे। तो समजात अंग में क्या होता है, समजात अंग में ऐसे जीव के अंग जिसे मूल रचना और उत्पत्ति एक समान होता है, मतलब लिखना पहला अंतर में मूल रचना और उत्पत्ति एक समान होता है, लेकिन उसके दूसरा पॉइंट में लेकिन उसके कार्य भिन्न भिन्न होता है, अलग होता है, ठीक है। इसका अपोजिट कर देना समवृद्धि अंग, इसकी मूल रचना और उत्पत्ति एक समान नहीं होती है, लेकिन उसके कार्य, ठीक है, एक होते हैं, समझ गया ना। इसमें लिखना मूल रचना और उत्पत्ति, ठीक है, एक समान होते हैं लेकिन कार्य भिन्न होता है, और इसमें लिखना इसकी मूल रचना उत्पत्ति एक समान नहीं होता लेकिन कार्य एक होता है, ठीक है। जैसे इस समजात अंग में क्या हो जाएगा, उदाहरण में मेढक की, देखो मेढक की टांग या पक्षी के पंख, ठीक है, चमगादड़ के पंख, सबका होता है ना उत्पत्ति एक समान होता है लेकिन काम इसका अलग ना होता है। मेढक टांग से अलग काम करेगा, चमगादड़ पंख से उड़ने का काम करता है, सबका अलग होता है, ठीक है, समझ गया ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनन किसे कहते हैं। जनन का अर्थ क्या होता है कि कोई जीव जो होता है ना अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करता है, अपने वंश में वृद्धि करता है। जैसे कि मनुष्य का जो संतान होगा तो मनुष्य की तरह होगा, जानवर का संतान होगा जानवर की तरह होता है, पक्षी का पक्षी। तो कोई जीव ना अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करता है और अपने वंश में वृद्धि करता है, इसी के लिए क्या कहते हैं, जनन। उदाहरण पूछेगा तो लिख देना मनुष्य का जो संतान मनुष्य की तरह होता है, ठीक है, समझ गया ना। तो अभी तुम लोग क्या पढ़ा है, जीव विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कितना पढ़ा, 200 क्वेश्चन, फिर इसका दीर्घ लाना है, ठीक है। और कल कोशिश करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव लाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ठीक है। इसलिए जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, जो लघु प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे इसका ऑब्जेक्टिव बतलाने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या दीर्घ, ठीक है, पहुंचता रहेगा।